हेलो प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ NEP 2020। और आज की NEP 2020 के जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ कर्बिंग द कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। You know that education is not a commercial business, it is a not for profit entity. So NEP states all education institutions will be held similar standards of audit and disclosure as a not for profit entity. इसका मतलब है कि NEP के अकॉर्डिंग जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनका जो ऑडिट होगा और जो डिस्क्लोजर्स होंगे उनको वही ऑडिट और डिस्क्लोजर्स फेस करने होंगे जो नॉट फॉर अ प्रॉफिट एंटिटी करती है। सरप्लसेस इफ एनी विल बी री इन्वेस्टेड इन द एजुकेशन सेक्टर। अगर कोई सरप्लस उनको जनरेट हो भी जाता है तो एजुकेशन जो सेक्टर हो उसी में उसको री इन्वेस्ट करेंगे। देन द एक्रीडेशन सिस्टम डेवलप्ड बाई नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल will provide a complementary check on this system, and NHERC will consider this as one of the key dimensions in the regulatory framework. Now ये कहना क्या चाहते हैं कि that there will be transparent public disclosure of all the financial matters with resource to grievance handling mechanism to the general public। मतलब उनके पास जो भी रिसोर्स हैं उनको डिस्क्लोजर उनको पब्लिक को करना होगा और ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म को भी पब्लिक को बताना होगा। इसके ऊपर से जो NAC है दैट विल प्रोवाइड अ कॉम्प्लीमेंट्री चेक टू दिस सिस्टम। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल भी एक कॉम्प्लीमेंट्री चेक रखेगी सिस्टम के ऊपर कि वो प्रॉफिटियरिंग या कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ना करे। एंड National Higher Education Regulatory Council will consider this as one of the key dimension of its regulatory objective। कि जो हमारी रेगुलेटरी काउंसिल है वो भी इस जो ये ऑब्जेक्टिव है पब्लिक डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंट पब्लिक डिस्क्लोजर, ग्रीवेंस हैंडलिंग, इसको एक की कंपोनेंट मानेगी अपने रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव का। देन देयर विल बी अ कॉमन नेशनल गाइडलाइंस फॉर ऑल लेजिस्लेटिव एक्ट्स दैट विल फॉर्म प्राइवेट HEIs। मतलब प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई भी HEI बनना है तो उसके ऊपर एक नेशनल कॉमन गाइडलाइंस होंगी जिसके बेस पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स हैं वो एक्ट बनाकर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल दे सकते हैं। These common guidelines will cover good governance, financial stability and security, educational outcomes and transparency and disclosure। तो जो नेशनल गाइडलाइंस होंगी उनके ब्रॉड 4 पैरामीटर्स होंगे हमारे पास कि गुड गवर्नेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, एजुकेशनल आउटकम्स एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिस्क्लोजर्स। दिस विल बी द 4 basic guidelines at the national level. Then transparent mechanism for fixing of fees with an upper limit for different types of institutions depending upon their accreditation। इट इज़ नॉट सो कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेम फीस चार्ज करनी है, बट जो भी उनका एक्रेडिटेशन लेवल होगा, ग्रेडेड जो एक्रेडिटेशन होगा उसके अकॉर्डिंग उनको एक अपर लिमिट सेट कर दी जाएगी दैट दिस इज़ गोइंग टू बी द हाइएस्ट फीस लिमिट फॉर दिस लेवल ऑफ एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद उन्हें जो है वो अपनी फ़ीस जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में डिसाइड करने का फ्रीडम होगा, बट विद एन अपर लिमिट और ग्रेडेड होगा। ऐसा नहीं है कि कोई जो है लो ग्रेड का जो इंस्टीट्यूशन है वो हाई ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन की इक्वल फीस ले सकता है। देयर फीस विल बी चार्ज एज पर देयर एक्रेडिटेशन एंड ग्रेडिंग्स। नाउ इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देखिए इस पॉइंट में जो NEP डिस्कस करना चाह रही है वो ये है कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे उसमें जो लीडरशिप होगी, मतलब जो उसके मतलब टॉप मोस्ट हायरार्की में जो लीडर्स होंगे दे विल बी अपॉइंटेड अमंग द एमिनेंट एकेडमिशियंस और जो लीडरशिप क्वालिटी को इनकलकेट करते होंगे और जिनकी जो इंडियन इथोस एंड वैल्यूज़ हैं उनके अंदर उनका डीप रूटिंग अंडरस्टैंडिंग होगी। It is effective governance and leadership that enables the creation of a culture of excellence and innovation in higher education institution. The common feature of all world-class institutions globally, including India, has indeed been the existence of strong self-governance and outstanding merit-based appointments in the institutional leaders। कि अगर जो भी कोई वर्ल्ड क्लास जो इंस्टीट्यूशन हैं तो उसके अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग उनका पॉइंट रहा है बनने में कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन को कैसे बने, दैट इज़ सेल्फ गवर्नेंस एंड आउटस्टैंडिंग मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन लीडर्स। कि जिसके अंदर मेरिट थी, जो सबसे काबिल लोग थे उनको जो है इंस्टीट्यूशन लीडर्स बनाया गया। देन measures will be taken at the all HEI
to ensure leadership of the highest quality and promote an institutional culture of excellence. Upon receiving the appropriate graded accreditation from the NAC that deem the institution ready for such a move, a board of governors will be established. अब बोर्ड ऑफ गवर्नर कब बनेगा? जब NAC से उनको एक ग्रेडेड एक्रेडिशन मिल जाएगा। और उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन इंक्लूड होंगे? कंसिस्टिंग अ ग्रुप ऑफ हाईली क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हैविंग प्रूवन कैपेबिलिटीज़ एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट टू द इंस्टीट्यूशन। कि उस इंस्टीट्यूशन के लिए जो चुने जाएंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वो हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स एंड अ सेंस ऑफ कमिटमेंट टू दैट इंस्टीट्यूशन। नाउ न्यू मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल बी आइडेंटिफाइड बाय एन एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो एक अपॉइंट करेंगे कमेटी को, एक्सपर्ट कमेटी को, जिसका काम होगा न्यू मेंबर्स को अपॉइंट करना। एंड द सिलेक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स शैल बी कैरिड आउट by the BOG itself, Board of Governors itself. Then all higher education institutes will be incentivized, supported and mentored during this process. जब Board of Governors बन रहे होंगे, वो transition हो रहा होगा, then all such institutions will be supported, mentored during the process and shall aim to become autonomous and have such empowered Board of Governors by 2035 तक ऐसे सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑटोनोमस बन जाएं और उनके पास एक अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 2035 तक होना चाहिए। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द स्टेक होल्डर्स थ्रू ट्रांसपेरेंट सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट रिकॉर्ड्स। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग ऑल रेगुलेटरी गाइडलाइंस मैंडेटेड बाई हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू द नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नाउ ये हाईएस्ट बॉडी है तो यहाँ कमीशन वर्ड है, बाकी रेस्ट में क्या वर्ड है हमारे पास? काउंसिल वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। देन ऑल लीडरशिप पोजीशन एंड हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन विल बी ऑफर्ड टू पर्सन्स विद हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ अलॉन्ग विद द एबिलिटीज़ टू मैनेज कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। ठीक है, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि जो लीडरशिप पोजीशन हो उनके अंदर होनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होंगी, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होंगी, और उसके बाद क्या एबिलिटीज़ टू मैनेज द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। दीज आर द फ्यू मतलब जर्नल जो हैं प्री रिक्विजिट्स हैं, ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन है जिनको कि हम लीडरशिप पोजीशंस देंगे। देखिए जो ये हमारा हायर एजुकेशन चल रहा है ना, इसमें बहुत जनरल चीज़ें हैं, कोई स्पेसिफिक स्कूल एजुकेशन की तरह जो हैं वो नहीं है, ये जनरल ब्रॉड इलस्ट्रेशंस हैं। The selection shall be carried out by the Board of Governors through rigorous, impartial, merit-based and competency-based process led by an eminent expert committee constituted by the Board of Governors. अब ये जो लीडरशिप का सिलेक्शन है ये कौन करेगी? एमिनेंट एक्सपर्ट कमेटी करेगी। इस एमिनेंट कमेटी को कौन कंस्टिट्यूट करेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेंगे, और ये कमेटी किसको अपॉइंट करेगी? लीडरशिप्स की जो पोजीशंस होंगी उनको ये अपॉइंट करेगी। देन अदर की एरियाज ऑफ द फोकस, एनईपी के अदर एरियाज कौन से हैं? प्रोफेशनल एजुकेशन। नाउ अंडर द प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स मस्ट इन्वॉल्व एन एजुकेशन इन एथिक, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक पर्पस एंड एन एजुकेशन इन डिसिप्लिन एंड एजुकेशन फॉर प्रैक्टिस। देखो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अपने डिसिप्लिन की एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी, और जब वो प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, तो उसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। उसके साथ साथ एथिक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक पर्पस, कि जो भी वो प्रोफेशन में है उसका एक पब्लिक पर्पज़ होता है, जो सामान्य जन के लिए होता है, जो जनता के लिए पर्पज़ होता है, वो एथिक्स और अपने सब्जेक्ट की नॉलेज और अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने की नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, all institutions offering either professional or general education will aim to organically evolve into the institution clusters offering both seamlessly and in an integrated manner by 2030। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर कब आने थे? 2035 में आने थे, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो एकेडमिक और जनरल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, दे मस्ट इंटीग्रेट देमसेल्व्स बाय 2030। मतलब वही है कि हायर जो है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बन जाएंगे सारे के सारे। एग्रीकल्चर एजुकेशन विद द अलाइड डिसिप्लिन विल बी रिव्यूड, ऑल्दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफ 9% बट दे हैव अ ग्रोस जो एनरोलमेंट है दैट इज़ लेस देन 1%।
Both capacity and quality of agriculture and allied disciplines must be improved in order to increase agriculture productivity. क्योंकि देखिए हमारी पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, तो एन इस बात को भी कंसिडर कर रही है कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो शेयर है 9% है, लेकिन उनका जो एनरोलमेंट शेयर है वो लेस देन 1% है. So, in order to increase agriculture productivity through better skilled graduates and technicians, innovative research and market-based extension linked to technology and practices. So, agriculture productivity may be improved using these techniques. ठीक है, स्किल्ड ग्रेजुएट होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, रिसर्च होगी, मार्केट बेस्ड एक्सटेंशंस होंगे, तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. देन द डिज़ाइन of agriculture education will shift towards developing professionals with the ability to understand and use local knowledge. मतलब जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स होंगे वो लोकल जो नॉलेज होगी उसको यूज़ करें, ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करें, और उसके साथ साथ emerging technologies while being cognizant of critical issues such as declining land productivity. ठीक है, वो ट्रेडिशनल लोकल नॉलेज के साथ साथ जो emerging टेक्नोलॉजी है उनको भी यूज़ करें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो हमारे यहाँ है लैंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, फूड सफिशेंसी को ध्यान में रखना है फॉर आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन. ठीक है. देन वी कम टू द लीगल एजुकेशन. लीगल एजुकेशन नीड्स टू बी कॉम्पिटिटिव ग्लोबली, अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड एम्बेरसिंग नहीं है, एम्ब्रेसिंग है, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर वाइडर एक्सेस एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस. At the same time, it must be informed and illuminated with constitutional values of justice, social, economic and political, and directed towards national reconstruction through instrumentation of democracy, rule of law and human rights. So these are the few main words that must be included in the legal profession. कि जब हम legal education provide कराएंगे तो उसके अंदर हम ऐसी एजुकेशन देंगे जो कॉम्पिटिटिव ग्लोबली हो, नई बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें लीगल प्रोफेशन में, जिससे कि जो है इस लीगल एजुकेशन, लीगल जो जस्टिस है, लीगल एजुकेशन है, लीगल सर्विसेज है, उनका एक्सेस बढ़े और हम टाइमली डिलीवर ऑफ जस्टिस कर पाएँ. स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग द लॉ एजुकेशन मस्ट कंसीडर ऑफरिंग बाइलिंगुअल एजुकेशन फॉर फ्यूचर लॉयर्स एंड जजेस, कि जो बाइलिंगुअल होगी in English and in the language of the state in which the institution is situated. For example, अगर वेस्ट बंगाल में कोई लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसे इंग्लिश और बंगाली में एजुकेशन देनी होगी. महाराष्ट्र में कोई है तो उसे इंग्लिश और मराठी में देनी होगी. सो जो भी हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑफर करते हैं लॉ एजुकेशन को, उनको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा. इंग्लिश के साथ एक वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा. हेल्थ केयर एजुकेशन नीड्स टू बी री-एनविजन्ड so that duration, structure and design of the educational programs need to match the role requirement and graduate will play that the graduate will play. ठीक है, जो हेल्थ एजुकेशन है उसको री इन्विजन करना पड़ेगा, उसकी ड्यूरेशन को, स्ट्रक्चर को, डिज़ाइन ऑफ प्रोग्राम को, ताकि जो इनको रोल प्ले करना है ग्रेजुएट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मैच हो पाए. स्टूडेंट्स will be assessed at regular intervals on well-defined parameters primarily required for working in the primary and secondary care hospital. ठीक है. Healthcare education system must be integrative, meaning thereby that all the students of allopathy, health education system will be integrative. इसका मतलब है जो भी हमारी मेडिसिन की जो अप्रोचेज़ हैं उन सब की स्टडी करनी होगी, उन सब का जो है इंटीग्रेशन होगा. मेडिकल एजुकेशन मस्ट हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी का ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा क्यों. यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. अगर आयुष की फुल फॉर्म आती है तो आयुष में AYUSH है लेकिन N नहीं है, तो ये वर्ड 5 हैं लेकिन इसके अंदर हम 5 मेडिकल फील्ड्स को इंक्लूड करते हैं आयुष में. दैट इज़ नेचुरोपैथी, इसलिए याद करने के लिए कहा था. देयर शेल ऑल्सो बी अ मच ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जो टीकाकरण वगैरह होता है, और कम्युनिटी मेडिसिन का मतलब होता है जिससे कि इंडिविजुअल को बेनिफिट ना मिले, पूरी कम्युनिटी को हेल्थ बेनिफिट मिले, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एजुकेशन. देन टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूड डिग्री, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग,
टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, मतलब सारे के सारे हैं जितने भी हमारे रेस्ट ऑफ द बच गए लीगल के और एजुकेशन, लीगल के बाद लीगल, मेडिकल, एजुकेशन के अलावा सारे के सारे ये टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड्स हैं हमारे पास। देन कैटरिंग टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा विच आर क्रिटिकल टू इंडियाज़ ओवरऑल डेवलपमेंट। भाई इंडिया को डेवलप होना है तो हमें आर्किटेक्चर भी चाहिए, मैनेजर्स भी चाहिए, टाउन प्लानर्स भी चाहिए, फार्मेसिस्ट भी चाहिए एंड सर्विस सेक्टर के मैन पावर भी चाहिए। देयर विल नॉट only be a greater demand for well qualified manpower in these sectors, it will also require closer collaboration between the industry and higher education institutions to drive innovation and research in these fields. अगर हम इन फील्ड्स में जो है रिसर्च इनोवेशंस को बढ़ाना चाहते हैं तो उनके बीच में क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंडस्ट्री एंड द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इंडस्ट्री विल लेट द हायर एजुकेशन नो दैट व्हाट आर द करंट डिमांड्स एंड व्हाट कैन बी द फ्यूचर डिमांड्स. Technical education will thus also aim to be offered within the multidisciplinary education institutions. ये भी जो हमारे HEI होंगे मल्टीडिसिप्लिनरी उनमें ये प्रोवाइड की जाएगी. एंड प्रोग्राम्स एंड हैव अ रिन्यूड फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी टू इंगेज डीपली विद वाइडर डिसिप्लिन. जो टेक्निकल एजुकेशन देंगे वो भी जो है हमारे दूसरे जो फील्ड्स होंगे, फील्ड्स ऑफ स्टडी, डिसिप्लिन होंगे, उनके साथ इंटीग्रेटेड होगी. नाउ द अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. NEP का जो मिशन था गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, नाउ हम उसकी बात कर लेते हैं. द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी, ऑब्टेन एजुकेशन एंड परस्यू अ लाइवलीहुड मस्ट बी viewed as a basic right of every citizen. At the level of society and nation, literacy and basic education are powerful force multipliers which greatly enhance the success of all other development efforts. नाउ व्हाट इट सेज कि सोसाइटी और नेशन के लेवल पे अगर जो लिटरेसी और बेसिक एजुकेशन होती है उनका जो इम्पैक्ट होता है वो कई गुना हो जाता है. दे आर पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर्स विच ग्रेटली एनहेंस द सक्सेस ऑफ ऑल अदर डेवलपमेंट एफर्ट्स. तो जो भी हमारे डेवलपमेंट एफर्ट्स होते हैं उनकी जो एफिकेसी उसको कई गुना बढ़ा देते हैं इफ़ द नेशन और द पीपल आर लिटरेट एंड एजुकेटेड. Meanwhile, being a non-literate member of the community has innumerable disadvantages. डिसएडवांटेज में क्या है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता, वो क्वांटिटी ऑफ गुड को चेक नहीं कर पाता, जॉब के लिए फॉर्म नहीं भर पाता, वो पब्लिक सर्कुलर्स को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल वगैरह को यूज़ नहीं कर पाता, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाता. सो दीज आर द सम ऑफ द डिसएडवांटेज जो कि एक इलिटरेट पर्सन लेता है. Extensive field studies and analysis both in India and across the world clearly demonstrate that volunteerism and community involvement and mobilization are the key success factors of adult literacy program. Now this can be asked in the examination: volunteerism, community involvement and mobilization. These are the 3 points that are very critical or crucial for success of adult education programs. इसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, इन कंजक्शन विद द पॉलिटिकल विल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग, एडुकेट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड हाई क्वालिटी कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एजुकेटर्स एंड वॉलंटियर्स. नाउ दिस कैन बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. द नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज इनिशिएटेड इन 1988. नाउ दिस इज NILP converted in NILP, New India Literacy Programs, and under NILP now it is Ullas, Understanding Lifelong Learning for All in Society, that is Ullas. So NLP था हमारे पास नेशनल लिटरेसी मिशन, उसके बाद हमारे पास NLM था नेशनल लिटरेसी मिशन, देन इट बिकम NILP एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एज उल्लास. जो DOE के टीचर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि उल्लास की ट्रेनिंग उनकी हुई थी और उल्लास ऐप पे उनको काम भी करना था. नाउ हमें अगर जो अडल्ट ये 100% अचीव लिटरेसी करनी है तो इसके लिए क्या क्या करना होगा. फर्स्ट, एन आउटस्टैंडिंग अडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क विल बी डेवलप्ड बाय अ न्यू एंड वेल सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ऑफ NCERT. NCERT एक बॉडी बनाएगी और जो बॉडी है वो इसका एडल्ट एजुकेशन के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क करेगी एंड इज़ डेडिकेटेड टू एडल्ट एजुकेशन so as to develop synergy with and build upon the NCERT existing expertise in the establishment of outstanding curricula for literacy, numeracy, basic education, vocational education and beyond. क्योंकि NCERT ऑलरेडी जो है लिटरेसी, न्यूमरेसी, बेसिक एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन का करिकुला डेवलप कर रही है तो वो एडल्ट एजुकेशन का भी करिकुलम डेवलप करेगी. द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन विल इंक्लूड एटलीस्ट 5 types of programs. Then FLN,
critical life skills, vocational skills, basic education, and continuing education, including engaging holistic adult education course in arts, sciences, technology, culture, sports, etc. सो जो NCERT है जब वो करेगी तो ये 5 जो एरियाज़ हैं इनके लिए वो करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जिसके अंदर ये होंगे। सबसे पहले FLN है, देन क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हैं, उसके बाद वोकेशनल स्किल्स हैं, उसके बाद बेसिक एजुकेशन, देन कंटिन्यूइंग एजुकेशन का पार्ट होगा। सेकेंड, suitable infrastructure will be ensured so that all the interested adults will have access to adult education. इसके लिए ICT का यूज़ किया जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। देन adult education centers could also be included within the other public institutions such as HI and vocational training institutions. अगर हमें एडल्ट एजुकेशन की एक्सेस बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या अदर जो HIs हैं उनको इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, उनके अंदर एक अडल्ट एजुकेशन सेंटर अलग से खोला जाएगा। Thirdly, the instructors and educators will be required to deliver curriculum framework to mature learners for all 5 types of adult education, जो 5 हमने बताए, described in the adult education curriculum framework. ठीक है, we need the instructor and educators to deliver this framework, और जिसके अंदर क्या होंगे, volunteers होंगे। ठीक है, states will also work with the NGOs and other community organizations to enhance efforts towards literacy in adult education. Fourth, all efforts will be undertaken to ensure the participation of community members in the adult education. जो भी community के members होंगे उनका participation ही ensure करेगा इसकी success को। Social worker counselors traveling through their communities to track and ensure participation of non-enrolled students and dropouts will also be requested. कि जो social workers होंगे from that community they will be requested कि भाई जो भी नॉन एनरोल स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, वो दोबारा से री एनरोल करें अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स टू गैदर द डेटा ऑफ पेरेंट्स, एडोलसेंट्स एंड अदर इंटरेस्टेड इन अडल्ट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ बोथ एज लर्नर्स एज टीचर्स। तो उनको जो वो हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसी में से हम लर्नर चुनेंगे, उसी में से हम ट्यूटर चुनेंगे, बिकॉज ये वॉलंटियरिज्म है। और अगर जो लोकल कम्युनिटी के लोग हमें मिल जाएंगे तो जो अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स होंगे या जो अडल्ट एजुकेशन देने के लिए जो हमें वॉलंटियर चाहिए वो उसी सोसाइटी से हम ले पाएंगे। फिफ्थ, इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स इज़ एसेंशियल टू inculcating the habit of reading within our community and educational institutions. कि अगर हम उनको चाहते हैं कि उनको इनकलकेट हो रीडिंग की हैबिट तो उनके पास बुक्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। दिस पॉलिसी रिकमेंड्स दैट ऑल द कम्युनिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट इज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड पब्लिक लाइब्रेरीज विल बी स्ट्रेंथन्ड एंड मॉडर्नाइज्ड टू एंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बुक्स that cater the needs and interest of all students, including person with disabilities and other differently abled person. Steps will be taken to enhance the online accessibility of library books, further broad basing of digital libraries. For ensuring vibrant libraries in the communities and educational institutions, it will be imperative to make available adequate library staff and also devise appropriate career pathways for them. कि भाई अगर हम उनके अंदर बुक्स की रीडिंग हैबिट को बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी भी हमारी स्कूल लाइब्रेरीज़ हैं, कॉलेज लाइब्रेरीज़ हैं, उनको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा। और उसके लिए अगर हमें लाइब्रेरीज़ को स्ट्रेंथन करना है तो उसके लाइब्रेरी स्टाफ की अवेलेबिलिटी स्ट्रेंथन करनी होगी, और जो लाइब्रेरी स्टाफ है उसके लिए भी हमें अप्रोप्रिएट करियर पाथवेज एंड कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाने होंगे। देन द टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड for adult education. This is the last one. Finally, technology will be leveraged to strengthen and even undertake the above initiatives. Quality technology based option for adult learning such as apps, online modules, satellite based TV channels, online books, ICT equipped libraries and adult education centers will be developed. So dear principals and vice principal, this is all for this video. In the coming video we will discuss about the promotion of Indian language, arts and culture. क्योंकि स्कूल एजुकेशन के बाद जो है हम एक समरी फॉर्म में ही जा रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। दिस इज़ ऑल द वैल्यूज़ दैट आर बेस्ड ऑन द विजन एंड मिशन ऑफ NEP.
तो बस यहाँ उनका एलोब्रेशन है। सो इसे आप एक समराइज्ड रूप में भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि बहुत ज़्यादा डिटेल जाना है, तो इसका समरी जो है वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। थैंक यू प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स।